अच्छा, आपके कितने बिजनेसेस हैं और सबसे पहले आपने कौन सा बिजनेस शुरू किया थी? मेरे इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बिजनेसेस। पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल सिलेबस। एज अ फीमेल आप मुझे बताएं कि किस तरह से जो लोग होते हैं ना वो बेसिकली ना जल्दी हार मान जाते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? जब आप अच्छा काम करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। मैं कहती हूँ बिजनेस के लिए पाकिस्तान से बड़ी अपॉर्चुनिटी दुनिया में कोई नहीं है। 2 से 3 बिजनेसेस कर रही हैं आप, तो कितने पैसे महाना कमा लेती हैं? लाइक मिलियंस में फिगर है, 7 फिगर। आप एक खूबसूरत खातून भी हैं और खूबसूरत खातून भी हैं, तो शादी के लिए प्रपोजल तो आते होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल रज़ा और रोड टू सक्सेस पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, हमेशा की तरह एक खूबसूरत गेस्ट के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर होता हूं। आज के हमारे पॉडकास्ट की मेहमान शख्सियत एक खूबसूरत खातून और एक कामयाब बिजनेसमैन है, जिन्होंने पाकिस्तान के जदीद तालीमी निज़ाम में एक अहम किरदार किया है और उसके साथ ही उन्होंने एक कैम्ब्रिज शीट्स जो है वो उसको उन्होंने बनाया है, जो कि पाकिस्तान के जदीद एजुकेशन में हिस्सा अव्वल रखती हैं और जो बच्चे हैं उससे बहुत कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं और इंटरेस्ट बढ़ता है। सबसे बड़ी बात है हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समन राव। बहुत ही बातें इनके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सब ने हमारे साथ जुड़े रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं शब व रोज आपके? बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे सबसे पहले तो अपने बचपन के बारे में बताएं और अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं, कैसे रही? बचपन में आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ओके। मुझे साइंस सब्जेक्ट्स बहुत पसंद थे, तो उसमें एक बड़ा अच्छा सिस्टम रहा है। फिर अप्स एंड डाउन्स, हम लोग शिफ्टिंग करते रहे हैं, तो स्कूलिंग मेरी ना चेंज होती रही है। अच्छा। हाँ, और मैंने एक दफ़ा बताया था कि मुझे ना, मैं भी जहाँ जाती हूँ तो मुझे निकाल देते हैं, और शुक्र है मैं उनसे जाके ये नहीं पूछती कि मुझे क्यों निकाला आपने। Okay. स्कूल गई तो उन्होंने निकाल दिया। 2-3 दफ़ा मुझे ना रेस्टिकेट किया स्कूल से, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन वाई आई एम आस्किंग देम द क्वेश्चन कि ये क्यों हो रहा है। क्वेश्चन की बेस पे निकाला गया? निकाल दिया। अच्छा, मुझे क्या आदत थी बचपन से, बुक है मेरे सामने, मैंने उसका नोट्स अपने खुद ही बना, मैंने उसको देखना है, मुझे नहीं समझ। बेबी लैंग्वेज मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चा होता है ना, उसको उसके नोट पे आपको लाके थोड़ा सा समझाना पड़ता है इजी वे में। तो वो बुक्स ना मुश्किल होती थी, तो मुझे नहीं समझ आती थी, तो मैं वो हाईलाइटर्स बना के, नोट्स बना के पूरी क्लास को देती थी कि ये याद करो, ये इजी है। तो वो वहां से एक आदत डेवलप हुई हुई थी। तो ताकि फिर ऑब्वियसली जब आप खुद कर रहे होते ना, आप सवाल जवाब भी पूछते हो कि मैडम ये कैसे, ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं हुआ। फिर कॉलेज गए, कॉलेज में भी एक अच्छा, बहुत ज़िंदगी का एक अच्छा जिसे कहते हैं सिस्टम था वो। फिर यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी में जैसे गए कोरोना स्टार्ट हो गया। कोरोना स्टार्ट हुआ तो आपको पता है तकरीबन 2 साल तो वैसे ही 1 साल ऑनलाइन रहा। फिर कुछ बुलाते थे, नहीं बुलाते थे, प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ भी नहीं हमें करवाया, और बस इसी तरह से कोरोना में मेरा टाइम पीरियड जो है वो गुजर गया। फिर जी द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ वॉज व्हेन आई वॉज रेस्टिकेटेड फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी। जब मुझे निकाला, अच्छा दैट वॉज द पॉइंट, आप बड़ा रिलेट करेंगे कि वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा पॉइंट था जब मुझे लगा अच्छा अब मैं फ्री हूँ, अब तो मैंने कुछ नहीं करना, अब क्या करना। नाउ इज द टाइम। अब मैंने सोचा कि अब मैंने क्या करना है, क्योंकि जिंदगी में जब हमें स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही डाली रखते हैं तो हमें बस यही होता है पढ़ना है, पेपर है, एग्जाम है, टेस्ट है, ये करना है, वो करना है। और जब आपको इन चीजों से फ्री कर दिया जाता है तब आप सोचते हैं अब क्या करना है। तो फिर आई स्टार्टेड डूइंग अ बिजनेस। तब मैंने मॉर्निंग में जॉब की, अपनी एक रिलेटिव है उन्हीं का एक बहुत अच्छा सा क्लिनिक था, तो वहाँ पे जॉब की, और पार्ट टाइम में जो है वो फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और देखें अल्लाह ताला ने उसी से हमें बड़ी ज़्यादा जो है वो सक्सेस दी। ओके। अच्छा, आपको ये बिजनेस की मोटिवेशन कहाँ से मिली? आप कुछ और भी कर सकती थी, और उसके साथ कभी जिंदगी में ऐसा मौका आया कि जब आपने फील किया हो यार मेरे बस दी बात नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए था? मैं आपको बताया ना, औरत से बड़ा इंतकाम कोई नहीं ले सकता। मैं कहती हूँ आप सारी दुनिया की जगह भूल जाएंगे अगर आप किसी औरत को जो है ना उसके ऊपर ले आए। जब मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला ना, मेरी गलती ऐसे कुछ नहीं थी। दैट वाज द वेरी टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज वो मुझे एक इंटरनल किक हुई कि यार ये क्या किया मेरे साथ। माइट बी पॉसिबल अगर मैं किसी अच्छे लेवल पे होती, बाकी लोगों की तरह एक बड़े मेरा कोई अच्छा रेफरेंस होता, तो ये मेरे साथ ना होता। तो वो पॉइंट था जब मैंने कहा यार कुछ करना है, और फिर वो उसकी एक जुनून और पैशन में ना कि कुछ करना है फिर बिजनेस। और फिर कुछ बच्चों के माइंडसेट ही ऐसे होते हैं कि उन्होंने कुछ बिजनेस करना है, अपना काम करना है। फिर वो करते करते बड़े लॉसेस भी हुए, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन आई वाज मोटिवेशन की जो आप बात कर रहे हैं वो यही थी कि यार आई वांटेड टू डू समथिंग इन माय लाइफ, ताकि नेक्स्ट मेरे साथ कुछ हो तो मेरे पास कोई कुछ हो गया यार, मैं बोल सकूं अपने लिए। अदरवाइज दुनिया है, एवरीबडी नोज दैट अगर आपके पास आपका एक बैकअप नहीं है, आपकी एक पोजीशन नहीं है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, यू कांट स्पीक फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपके कितने
इतने बिजनेसेस हैं, और सबसे पहले आपने कौन सा बिजनेस शुरू किया था, और इन सबको कैसे एक खातून, एक फीमेल हैंडल करती है? मेरे इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बिजनेसेस हैं। एक है कैम्ब्रिज वर्कशीट्स। कैम्ब्रिज वर्कशीट्स के बारे में बताती चलूं, पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल सिलेबस हमने डिजाइन किया है। दैट इज दी कैम्ब्रिज वर्कशीट्स। कंप्लीटली एक्टिविटी बेस्ड सिलेबस है। इसके अंदर सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं, कलर्स होते हैं, इलस्ट्रेशंस होती हैं, और ये सिलेबस हमारा पाकिस्तान से बाहर जाता है। पहले हम देखते थे ना, पाकिस्तान बाहर के बच्चे जो है, हमारे बच्चे जो है वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। बाहर का बच्चे जो हैं वो सारे के सारे इन सिलेबस को लेते हैं, क्योंकि बेसिकली ये बहुत ज्यादा ना एक्टिविटी बेस्ड है, और हमने इसमें कुछ लिमिटेशन नहीं रखी है। हमने इसके अंदर जब बनाया ना, तो हमने ये सोचा कि 5 साल का बच्चा है, इस इरा के अकॉर्डिंग 5 साल के बच्चे को ये चीजें आनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने सिलेबस को डिजाइन किया। और हमने बुक्स नहीं बनाई, सॉरी टू से दे वरंट बुक्स, हमने वर्कशीट्स बनाई कि बच्चों प्रैक्टिस करो, एक दफा लिखो इस चीज को एज मच एज यू कैन, और आप जितना अच्छा लिखोगे वो उतना अच्छा आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो वो हमारा एक आइडिया अल्हम्दुलिल्लाह इतना हिट गया। एंड देन आई स्टार्टेड अ बिजनेस चंपी ऑयल, जो कि मेरा हेयर ऑयल का बिजनेस है। वहां पे मैं आपको बताती हूँ, हमें ना शुरू से मेरे घर में मेरी फैमिली जो है वो बाहर होती है। मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेंबर्स आर लिविंग अब्रॉड। ठीक है। तो वहां पे माय बाबा वंस केम एंड ही टोल्ड मी दैट देयर इज अ वेरी लॉट ऑफ ट्रेंड इन द इंटरनेशनल मार्केट, जो कि है कोल्ड प्रेस ऑयल्स का। तो व्हाई डोंट यू डू दैट? मैं कहा हाँ बाबा, अराउंड 5 years ago। तो बाबा ना वहां से ऑलिव ऑयल्स और इस तरह के जो ऑयल्स जो यहाँ से नहीं मिलते वो लेकर आया करते थे उस टाइम पे। अच्छा। खैर हम बचपन में भी थे तब भी वो लेकर आते थे, लेकिन मैंने जब देखे तब वो भी लाते थे। तो मैंने बाबा से पूछा कि कैसे बनाते हैं, उन्होंने कैसे बनाते हैं। तब मैंने जब वो ऑयल्स इस्तेमाल किए, दैट वाज ब्रिलियंट। अभी तो आप मेरे बालों की लेंथ देख रही हैं, ये अभी की है, खैर पहले देवर इतने से बिल्कुल ना। अच्छा। आई स्टार्टेड यूजिंग देम, देन वी बॉट अप अ मशीन वेरी छोटी सी, इसमें से खुद ही जो है ना वो हम ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे बड़े नेबर्स के पास भी हैं वो मशीन्स ना, वो खुद ही ऑयल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यू कैन यूज इट एज योर इन द होम एज वेल, कुकिंग के पर्पस के लिए भी आप, क्योंकि नेचुरल ऑयल है ना। वहां से मुझे एक आइडिया आया कि हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते, मुझे नहीं समझ आती है। अभी भी हमारे जो पाकिस्तान है, सिर्फ पाकिस्तान में भी फिलहाल और एक दो और, वहाँ पे ये ट्रेंड है कि आपने तेल लेना है, उसको उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां डालनी है और उसको उबालना शुरू कर देना है, और फिर उसको स्टेन कर रहे हैं और उसको बालों में लगा लेना है। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको बोलेंगे जी पुराने ज़मानों में ये होता। मतलब कि आप इतने वो हैं कि आप आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, आप साइंस को नहीं देखना चाह रहे हैं कि तेल को तो उबालते ही नहीं है। मैं आपको एक बड़ी हैरानकुन चीज़ बताती हूँ। 3 दिन पहले हम लोगों ने ना सैम्पलिंग करवानी थी अपनी हेयर ऑयल्स की ना। आई वेंट टू द लेबॉर्ट्री। जिस लेबॉर्ट्री में मैं गई, उनके ना एक बहुत बड़ा यूनिट था। 1989 से वो लोग हर्ब्स का काम कर रहे हैं ना। तो मैंने जनरल वो जो मैन थे 70+ थे। मैंने कहा सर, वो मैंने आपसे ये पूछना है तो क्या ये जो आप बनाते हैं इस तरह के जो ऑयल्स होते हैं, सब चीज़ें डालते हैं, तो इज़ इट अ गुड थिंग टू गो विद? उन्होंने कहा कि बेटा ये अच्छे हैं बट इनकी टेक्निक गलत है। मैंने कहा टेक्निक कैसे गलत है? तो उन्होंने बताया कि हर ऑयल का अपना टेम्परेचर है और हर हर्ब का अपना टेम्परेचर है। ओके। अगर आप हर्ब्स को 80 डिग्री से ऊपर लेकर जाते हैं तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और उन्होंने मुझे बताया कि हमने ये जितने बड़े बड़े से वो लगाए हुए थे, एक भट्टी टाइप जिसे कहते हैं, उसके अंदर से जो भी उनका वो कुछ और ही था, लेकिन वो इस तरह से बॉइलिंग मेथड ही कुछ हो रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे हमने टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया हुआ है। अगर कभी थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ जाए, हमारा पूरा बैच डिस्कार्ड हो जाता है। ओके। क्योंकि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको भेज नहीं सकते। देन आई कम विद दिस आइडिया कि यार लोग तो कुछ नहीं देख रहे हैं। ये बोला कि आप क्या टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हो, आइदर आप अपने घर के बर्तन में बना रहे हो, क्योंकि देखिए घर के बर्तनों में और जिसमें कॉस्मेटिक्स बनता है उसमें डिफरेंस होता है, बट ये चीज़ डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। फिर आपका जो दिल करता है आप डाल देते हो। नो डाउट अच्छा तरीका है हर्ब्स को, लेकिन वो इन्फ्यूजन वाला तरीका होता है। वो ये नहीं होता कि आप आग पे रख के उसको पकाते हो, फिर जलाते हो और फिर आप उसको बेचना शुरू कर देते हो। वहाँ से ये सारी रिसर्च करते कराते बहुत से लोग थे पाकिस्तान में, जो मुझे बाद में पता चला कि जो अच्छा काम करते हैं, जो कोल्ड प्रेस ऑयल्स दे रहे हैं। तो फिर लेकिन वो आप समझो कि इतना ह्यूज लेवल पे नहीं कर रहे थे, लाइक लोगों को उनका नहीं पता था। ठीक है। तो जब हमने ये आइडिया स्टार्ट किया, बहुत से लोगों को कोल्ड प्रेस का पता चला, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, क्या इसमें लॉजिक है? एक सीड है,
उसको आप एक्सट्रैक्ट करते हो, उसमें से ऑयल निकलता है। यही चीज है ना। बिल्कुल ऐसा। और अगर एक चीज का बेनिफिट आपको 100% हो रहा है, तो आप उसको उबाल के उसके न्यूट्रिएंट्स को जीरो करके उसका बेनिफिट 20% क्यों ले रहे हैं, जब वो अपनी अच्छी हालत में आपको दे रहा है। और जो ऑयल्स आपको पता है जो अच्छा काम करते हैं, आप उनको मिक्स करके भी लगा सकते हैं। बट मैं आपको बताती चलूं, आप एक बड़ा ये एजुकेशनल वाला सिस्टम ही कर रहे हैं। वो बच्चे जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो मेरी इस बात से रिलेट करेंगे, हर ऑयल एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होता। जिन ऑयल्स की फॉर्मुलेशन सेम होती है वो आपस में मिक्स होते हैं। लाइट ऑयल्स के साथ मिक्स होता है। आप बहुत डेंस ऑयल और बहुत लाइट ऑयल को भी आपस में मिक्स नहीं कर सकते। लेकिन लोग फॉर्मुलेशन में बना रहे हैं, करवा रहे हैं, और आपको पता है कोई पूछना करना तो साइड इफेक्ट भी होते होंगे, फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए साइड इफेक्ट भी होते हैं, रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता। दूसरा, जब आप ये चीज करते हैं ना तो उसके अंदर एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है, और जब एसिडिटी लेवल बढ़ता है उसकी पीएच बढ़ती है, आपके ऑटोमेटिकली बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि काम ना करें, हम सबको कहते हैं कि आप काम करें, हम कहते हैं थोड़ी सी SOPs फॉलो करें, थोड़े से। देखिए आपने स्किन का किसी के रिलेटेड काम करना है, कुछ लोगों ने ना मुझे तनकीद की, ये तो बिजनेस लोगों को कहती है कि ये बिजनेस ही ना करें, और ये जो हमारे जैसे लोग हैं जो बिल्कुल स्मॉल बिजनेस ओनर, उनके रिस्क पे लात मारना चाहती है। मैंने कहा सर मेरी छोटी सी बात सुने, कि आपको बंदा ये नहीं कह सकता कि बिजनेस SOPs फॉलो कर ले। क्या ये ठीक है कि आप किसी की स्किन, हेयर, नेल खराब कर दें अपने रिस्क की खातिर? आपको मैं बड़ी फनी बात बताती हूँ। एक दफा ना एक बंदा था, ठीक, उसने ना मौलवी साहब को कहा कि मेरे लिए ना दुआ करें, मेरा बिजनेस बढ़ जाए। अच्छा। मौलवी साहब ने, मतलब वो रो के गया, तो मौलवी साहब ने कहा जी जो दी दुआ करो जी, नदी दुआ करो जी। सारे ने दुआ की थी, वो 1,00,000-1,50,000 दा मजबा उन सारे ने दुआ की थी। उन बाद मौलवी साहब ने पूछा तू बिजनेस की करना है? कहना मैं कफन बेच रहा। वही बात है ना, अभी स्मॉल बिजनेस है, ये ना SOPs देख रहे हैं, घरों के बर्तनों में बना रहे हैं, लिटरली अब चम्मच होता है ना जिससे हम खाना खा रहे होते हैं, उन चमचों से भर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमें कहते हैं सानू कुछ ना को। जैसे सरेआम की टीम छापे मारती थी, वो आंतड़ियों से तेल निकाल रहे हैं, वो केचप्स बना रहे हैं, वो ये, अब वो काम डिजिटल भी आ गया, अब वो हो रहा है, और आप इन्हें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये कहते हैं हमारे रिस्क पे लात मारती है। हम स्मॉल बिजनेस ओनर हमारे रिस्क पे लात मारती। हम कहते हैं आप बिजनेस करें, आप यकीन करें कि मैं वो हूँ जिसने थाउजेंड्स ऑफ शॉर्ट आउट्स फ्री में दिए। मैंने आज तक कभी कोई PR नहीं लिया, ना कोई पैसे लिए, कभी नहीं लिया आज तक। जो भी मुझे कहते हैं मैं उन्हें कहती हूँ आप ऐसा करो, प्रोडक्ट भेजो या प्रोडक्ट की वीडियो भेज दो, क्यों अपना प्रोडक्ट जाया करना है। मैं वैसे ही आपको अच्छी सी वीडियो बना के दे दूंगी, आप लगा। लेकिन आई वांट कि आप SOPs को फॉलो करें, आप पाकिस्तान की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, आप अवाम को बेवकूफ मत बनाएं उस चीज के ऊपर जो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो हमारा चंपी ऑयल का आइडिया इतना हिट किया था कि हम लोग जो फर्स्ट डे सेल थी, हमारा बैकअप स्टॉक खत्म हो गया। अच्छा। और हम 3 दिन तक स्टॉक नहीं बना सके, होल्ड नहीं कर पा रहे थे, ऑर्डर इतना ज्यादा था। पाकिस्तानी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह से मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क की अवाम इतनी सेंसेबल है कि अगर आप उनको चीज बताओगे तो दे गोना सपोर्ट यू कि नहीं यार ये बच्ची सही कह रही है, बात ये वाकई में ठीक कह रही है। जब हर चीज को एक प्रॉपरली फॉर्मुलेशन से किया जाता है, और अगर आप कहते हो ना हमारे पास पैसे नहीं है कि हम ये सारा कुछ कर सके, हम स्मॉल बिजनेस ओनर है, फिर आप कॉस्मेटिक्स का काम क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता ये दुनिया का महंगा तरीन और सेंसिटिव तरीन काम है जो आप कर रहे हैं। फिर आपको चाहिए कोई आप कपड़े, कोई जूते, कोई और काम कर लें, वहां से पैसे इकट्ठा करें, फिर अच्छी एक फॉर्मुलेशन बना के आप लॉन्च कर दें। आप यकीन करें हमारा जो नया ऑयल आ रहा है, लो प्रोस्टी का जो तेल है, 3 महीने से तो उसकी फॉर्मुलेशन पे काम कर रहे हैं। कभी किसी केमिस्ट से अप्रूवल ले रहे हैं, कभी डर्माटोलॉजी से ले रहे हैं, कभी FDA से ले रहे हैं, कभी उसकी टेस्टिंग करवा रहे हैं। मतलब इतना कुछ करवाने के बावजूद अभी स्टिल हम लोगों को फ्री में सैंपल्स दे रहे हैं कि यार आप ट्राई करो एक दफा, हमें रिजल्ट्स बताओ, अगर रिजल्ट्स होंगे तो हम लॉन्च करेंगे। बिल्कुल सही है। अदरवाइज हम बंद कमरों में बैठ के खुद ही फॉर्मुलेशन बना के लोगों को नहीं बताएंगे हमने लॉन्च कर दिया। तो दिस इज द वे टू डू अ बिजनेस। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आपका जो दिल करेगा आपने वो करना है। बिजनेस में आपने लोगों को देखना है कि लोग क्या चाहते हैं, और फिर आपने वो करना है, और वो बिजनेस आप स्टैंड कर सकते हो फिर अगले 10 साल, 20 साल और 30 साल। लेकिन वो बिजनेस जिसकी बुनियाद कोई नहीं है, बस फॉर द टाइम बीइंग आपने चला लिया है, आप उसको ब्रांड की तरफ फिर नहीं लेके जा सकते। बिजनेस में मैं आप किसी दिन आपसे बहुत एक डिटेल्ड जो है वो आपको चीज बताऊंगी जरूर। अच्छा, जब ये आपने चंपी ऑयल जो है वो लॉन्च किया, तब आपके बाल भी इतने थे जब जितने आज हैं, या उस टाइम जैसे आप बता रही थी कि बहुत छोटे थे? नहीं, चंपी ऑयल
जब मैंने लॉन्च किया था तो ये तो मैंने रिसर्च के साथ लॉन्च किया था ना। नहीं, आपके अपने बाल उस टाइम कितने थे? इतने से थे। अच्छा। मैं आपको शायद को पिक्चर्स दिखाऊंगी, मैं आपको कितने से बताऊं, बिल्कुल डैमेज, क्योंकि मुझे कुछ टाइम कॉलेज के बच्चों को बड़ा शौक होता है, यूनिवर्सिटी के बच्चों को कलर्स हाँ, कराने का। वो मैंने भी, पता नहीं मुझे किसने कहा कि वो कलर करा लो, मैंने भी करा लिया वो गोल्डन कलर। अब मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने ये क्या करवाया था। वो करवाने के बाद ना वो फट जाते हैं बाल, वो केराटिन कलर्स करवाने के बहुत डैमेज होता है बाल। उसके बाद से ना मैंने कलर करवाया, एक दो सैलून्स है जिनसे करवाती हूँ, वो भी रीटच करा लिया, इस तरह से करवा लिया, लेकिन वो इतने से बाल इतने ग्रो किए हैं, लिटरली किए। ये उस ऑयल से किए हैं? उस ऑयल से भी किए, डिफरेंट ऑयल्स और भी लगाए। मैं ये नहीं कहती हूँ आप सिंगल ऑयल इस्तेमाल करें, मैं कहती हूँ जो ऑयल्स है अच्छी फॉर्मुलेशंस बनाएं और इस्तेमाल करें और रेगुलरली इस्तेमाल करें। कुछ लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे क्रिएटर्स थे, उन्होंने ना हमारा कोई ऑयल लिया, 5-6 दिन बाद रिव्यू दिया और 10-15 दिन बाद कहते से बाल ही लंबे, इससे तो बाल लंबे ही नहीं होते। उन्हें भी मतलब आप इतना, आपको सेंस नहीं है कि आप सोशल मीडिया के आप ऊपर आकर आप चीजें बता रहे हैं, आपको नहीं पता महीने में कितना सा बाल बढ़ता है, 1.5 इंच तो बाल बढ़ता है। ठीक है, आपको 15 दिन में कैसे पता चलेगा कि बाल नहीं बढ़ रहे? ठीक है, तो आप अगर कोई चीज लेते हैं तो आप, मुझे लगता है आप खुद रिसर्च करें और उसको रेगुलरली 3 महीने इस्तेमाल करें, फिर आप जाके जो है वो किसी भी चीज के नतीजे पे पहुंचते हैं कि इधर ये चीज काम कर रही है या नहीं कर रही है। और मैं आपको एक चीज बड़ी न्यूट्रल बताऊं, अगर आप किसी भी चीज को, अच्छी चीज को इस्तेमाल करते हैं ना रेगुलरली, आपको रिजल्ट मिलता है, 100% रिजल्ट मिलता है। बट थोड़ी सी चीज़ अच्छी होनी चाहिए, ये आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, और जहाँ से आप ले रहे हैं वो भी ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। आपको पता हो कि भाई वो ये चीज़ बना रहे हैं और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम ये चीज़ डाल रहे हैं। मेरी तरफ से कोई बंदा साबित करते हैं कि हमारे जो ऑयल्स हैं वो उनके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो कोल्ड प्रेस नहीं है, एनीथिंग है, वो जो हमारे न्यू ऑयल आ रहा है वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम उसको जो मर्जी जुर्माना देने के लिए तैयार हैं। सही। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई अप्रिशिएट यू कि आपने जो है ये जो कैम्ब्रिज वर्कशीट्स बनाई है ना, हम ऑफ स्क्रीन जब बैठे होते आपने जब बताया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो है ना पाकिस्तान में ये नहीं चल रही इतनी ज़्यादा, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं, सऊदी अरब में चल रही हैं और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में चल रही हैं, तो हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए एजाज़ की बात है। मेरा सवाल आपसे ये है कि एज अ फीमेल आप मुझे बताएं कि किस तरह से जो लोग होते हैं ना वो बेसिकली ना जल्दी हार मान जाते हैं, हमारी जो नौजवान नस्ल है आजकल की, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, एक तो मुझे लगता है सबसे पहले जब आपने बिजनेस शुरू करना है ना, आपने अपने दिमाग में सोचना है कि भाई आपका इस बिजनेस में एक पार्टनर है, ठीक है, और वो पार्टनर अल्लाह ताला है। क्या बात। आपने सोच के रखना है कि आपके साथ अल्लाह ताला है, वो आपके पार्टनर हैं, अब आपने अल्लाह से करनी है ट्रेडिंग। ठीक है, और जब आपको पता होता है ना कि आपने इतना हिस्सा निकाल के एक जगह पे देना है, तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेट रहते हैं। आपका दिल करता है कि अच्छा चलो खुद के लिए काम तो नहीं करना, बट इधर इधर कमिटमेंट्स की हुई है, कुछ फैमिलीज होती हैं या जो भी आप छोटी मोटी जो भी उस टाइम पे हेल्प कर सकते हैं, आप लाजमी करें। आप वो जब हेल्प करेंगे ना, आप यकीन करें आपका अपना दिल करता है कि मैं काम करूं। और जब आप अच्छा काम करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। मैं कहती हूँ बिजनेस के लिए पाकिस्तान से बड़ी अपॉर्चुनिटी दुनिया में कोई नहीं है, लिटरली कोई दुनिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ की अवाम आपको बहुत सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है। बहुत से लोग होते हैं वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होते हैं, कुछ 3-4% होते हैं। आप उनको ना देखें, आप उनको देखें जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक उनकी बात सुन रही थी कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो फिर आप नेगेटिविटी को मत सुने, फिर आप पॉजिटिविटी को सुने, आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट रहेंगे। और अगर आपको कोई क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो उसने कितना कर रहा है ना, थोड़ी सी देर बोलेंगे चुप कर जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एज अ फीमेल आपको कभी फील्ड में ऐसा फील हुआ कि यार मतलब मैं अगर फीमेल ना होती, मर्द होता ना, तो बड़ा फायदा होना था, या ये काम ऐसे हो जाना था, यार क्यों हुआ ऐसा? कभी ऐसा फील हुआ, रियलाइज किया लाइफ में? अच्छा, मुझे ना मेरे घर वाले और मेरे बाबा और ये सब, मेरे बाबा को जाके कहते हैं कि तुसी कुड़ी नहीं जमी तो बड़ा पुत्र है। मतलब वो सारे काम जो है ना। अच्छा, अब पाकिस्तान में बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आ गई हैं कि लड़का और लड़की में इतना उस तरह का डिफरेंशिएट नहीं किया जाता ना। जैसे जर्नली पहले क्या होता था कि सिर्फ मीडिया के ऊपर सिर्फ मर्द आते थे, अब अच्छे वे में औरतें भी आ सकती हैं। बिल्कुल है।
एक लेकिन अच्छे वे में, बिल्कुल कोई ऐसा। डांसिंग बेटर, मैं नहीं किसी को क्रिटिसाइज करना चाहती, बट वैसे एक अच्छे वे में औरतें आ सकती हैं और उसको मुझे लगता है मर्दों से ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता बिल्कुल है ऐसा। फीमेल को। तो पाकिस्तान में तो फीमेल के लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इज्जत मिलती है, आपको लोग मोटिवेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप दो लोग खड़ा करते हैं, दोनों के हाथ में जूस के ग्लास देते हैं, एक औरत हो और एक मर्द हो, ज्यादातर लोग औरत के पास आएंगे कि यार सड़क पे धूप में खड़ी है, मर्द तो किसी ने नहीं देखना क्यों वो इतना बेचारा खड़ा है। उसके पीछे जो है ना वो ये पर्पस स्पेशल नहीं होगा बेचारा खड़ा है, बट ठीक है आप सही कह रहे मतलब हैं। ये कि एक फैक्ट है, ये अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने जो है वो Respect बड़ा भी है और अट्रैक्शन भी होती है फीमेल इमोशन होता है कि औरत है। अब मर्द खड़ा हुआ यार दिल्ली से मिलने रहे हाँ, देनो कुड़े वो कि खड़ा है कोई गल नहीं चला जाएगा। औरत खड़ी हो ना और वो पसीने से साफ कर रही हो तो देवर लाइक नहीं यार औरत खिलौती है, वो जो है ना उसके लिए बड़ी कोशिश करेगा और जाएगा। तो बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में। यकीन नहीं करें फील औरतों किया कभी ऐसा कि यार मतलब मर्द होता एक पर्सनल सा मतलब नहीं, कभी वैसे ऐसा कोई अच्छा मौका नहीं, आया कभी हो कभी भी नहीं फील किया। सारे शौक तो मेरे जो है ना वो मर्दों वाले। मर्दों वाले? हाँ, मुझे जिंदगी में सिर्फ एक चीज का शौक है, मतलब जब मुझे होता था ना मैंने कमाना है तो मुझे होता था मैंने गाड़ी लेनी है। अच्छा गाड़ी का शौक? मुझे इंतहा, मैं कह रही हूँ मुझे इश्क है गाड़ियों से। क्या बात? मुझे कुछ नहीं ना, अगर मुझे मैं बिल्कुल बिल्कुल खत्म और एंड पे बैठी हुई हूँ, आई वांट कि यार मुझे एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। अगर मेरी जिंदगी एंड हो रही है ना तो मेरा सबसे प्यारा पॉइंट ये होगा कि यार मैंने एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, वहां पे मैंने कोई एक मेरी एक वो है कुरान की कुछ तिलावत है, वो मेरी बड़ी फेवरेट है सूरत रहमान, तो मैंने वो चलानी है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। और अगर वो मेरी जिंदगी का आखिरी टाइम है तो दिस वुड बी दी बेस्ट टाइम ऑफ माई एंटायर ओके, लाइफ। कौन सी गाड़ी रखी हुई है और शौक कौन सी गाड़ी का है? अच्छा, शौक तो मुझे जिसका है वो फिर छोड़े अभी दूर है। ओके, वो फिर कभी जिंदगी रही तो वैसे भी मेरे पास लेंगे। फॉर्च्यूनर है, अच्छा फॉर्च्यूनर है। अभी रिसेंटली लिए मैंने। ओके, 2 से 3 बिजनेसेस कर रही हैं आप, तो कितने पैसे माहाना कमा लेती हैं? देखेंगे गलत बात। मोटिवेशन है हमारे ही, चूंकि जो व्यूअरशिप है ना सारे यंग, तो आपसे मोटिवेट होंगे। आपकी मैं बड़ी अच्छी ये एक बात है, मुझे ना एक किसी पर्सन ने बोला कि आप क्यों बताती हैं कि आप इतने पैसे कमाती हैं। मैंने कहा मेरी बात सुनो, अब मैं कैमरे पे जाकर एक तो ये बोलूं कि जी मैं कुछ नहीं कमाती, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा तो जैसे लोग करते हैं अस्सी मुक गए सारे को कुछ नहीं है। मैंने कहा क्या कहूँ, 50,000 कमाती हूँ, 60,000 कमाती हूँ, ताकि जो देखने वाले लोग हैं वो भी डिमोटिवेट हो कि हमने कोई काम नहीं करना। बिल्कुल। कोई इंसान की एक अच्छी नीयत होती है, आप इस नीयत से बताते हो कि आप भी करें काम, आपके लिए कोई काम करना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा स्टेप ले लें और आप भी करें काम तो सब कुछ हो जाएगा। और अब जहाँ तक रही इनकम की बात, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, मतलब लाइक बहुत अच्छा हम रेवेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। मतलब कहाँ तक का क्या आइडिया लगाएं, किस तरह तक का हो जाता होगा मैक्सिमम? लाइक मिलियंस में फिगर है, 7 फिगर। अच्छा माशाल्लाह, बहुत मतलब आप एक फॉर्च्यूनर खरीद सकती हैं पर मंथ। हाँ अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये स्ट्रगलिंग है बेसिकली Struggle है, आप बिल्कुल। इतनी यंग एज में अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम में ना जो लड़कियां होंगी, अब हम आपको लड़की में ही काउंट करेंगे। आप मुझे काउंट करें लड़की में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे कोई लड़की हैं आप तो काउंट हाँ। करना बनता है। इस एज में तो जो है ना एंजॉय कर रहे होते हैं लोग बेसिकली ना, ऐसे। घूमना फिरना और ये वो। लेकिन आप प्रैक्टिकल फील्ड में आई और देखिए शौक भी सारे पूरे हो रहे हैं और साथ साथ अपना फ्यूचर भी बना रही हैं, रिस्पेक्ट भी है माशरे में, लोग भी जानते हैं, तो बिल्कुल। दिस इज एक आपका एक बड़ा अच्छा एलिमेंट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली अल्लाह ताला ने आपको जिस मकसद के लिए भेजा है कि आप दुनिया को एक्सप्लोर करें और आप इंसानियत की खिदमत करें, मेरा ख्याल है ये 2 पर्पस है एंड आई एम डूइंग दैट थिंग्स। अच्छा, शायरी में भी लगा हुआ है? शायरी में बहुत लगा हुआ है, एक टाइम पे Oh बहुत my ज्यादा God. पढ़ती होती थी तो बचपन क्या में। सुनाना है हमारे व्यूअर्स को, क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं ना एक टाइम पे तो खैर बहुत पढ़ती होती थी, उसके बाद तकरीबन मुझे 7-8 साल से मेरा गैप आ गया, तो मैंने कुछ भी शायरी जो है वो रीड नहीं की है। तो मुझे एक आध शेर सुना दें जो मेरे व्यूअर्स के लिए हो स्पेशली, अच्छा, ठीक। जो आपके सबसे ज्यादा दिल के करीब हो। चलो हम ऐसे करें। जो दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, एक ना तहजीब हाफी का एक शेर था वाह, जो मुझे बड़ा एक डीप नोट के ऊपर लगता था कि जब उन्होंने बोला कि मैं तुम आंखें देख कर ही बतला दूंगा तुम में से किस किस ने दरिया देखा है। क्या बात। और जब मैंने ये उनको लाइव सुना बोलते हुए तो आई वाज शॉक्ड कि जब आपने लाइव एक बंदे को सुना है ना और उसकी जो डेप्थनेस है वो बड़ी ही जो है ना वो इनक्रेडिबल थी। और ये शेर मुझे समटाइम्स जब अक्सर मैं रात में अकेली बैठकर काम कर रही होती थी, जब बिजनेस का स्टार्ट किया था ना, तब भी मुझे बड़ा याद आता था, क्योंकि मुझे उसमें एक फील थी कि यार जब आप उदास होते हो या आपके ऊपर जो गुजर रही होती है ना,
वो अगर किसी और के ऊपर गुजर रही है तो आप देख कर बता सकते हो, बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हो उस बंदे को अपने साथ। बिल्कुल तो वो ऐसे। ये चीज़ है। अच्छा, हमारे पाकिस्तान के ना एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं सुहेल वड़ाई साहब। अच्छा। उनका ना अक्सर ही सेम क्वेश्चन होता है। खैर मैं उनकी आवाज़ तो नहीं निकाल सकता लेकिन मैं उनका सवाल ज़रूर दोहरा सकता हूँ। आप एक खूबसूरत खातून भी हैं और खूबसूरत खातून भी हैं और कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, तो शादी के लिए प्रपोजल तो आते होंगे? हाँ, बहुत ज्यादा आते हैं। और अब तो क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतनी वायरल हूँ तो अब तो बहुत ज्यादा आते हैं और बड़े मजे मजे के कमेंट्स भी लोगों ने नीचे किए हुए होते हैं। कोई कमेंट याद है आपको? हाँ, एक ने कमेंट किया था, बच्चे कह रहे थे हमारी अम्मा के बाल ना लंबे होने चाहिए तो अब हमें वो मिल गई हैं। फिर क्योंकि मैं ये सिलेबस बनाती हूँ तो बच्चों ने कहा था कि मेरे बच्चों की पढ़ाई का हर्ज हो रहा है मैडम, आप कमाइए। इस तरह के बोर्ड पर मेरा एक रिप्लाई है, भाई मुझसे बहुत पूछते हैं आपने शादी कब करनी है। जिस दिन हमारे शेख रशीद साहब जो हैं वो शादी का ऐलान कर देंगे उससे नेक्स्ट डे मैं ऐलान करूंगी। नहीं, उनके तो कुछ और पर्पसेस हैं, वो तो कुछ और बातें करते हैं कि शादी जरूरी नहीं है, मेरे काम अच्छा। वैसे ही शादी वाले हो रहे हैं, तो अच्छा। हम उसके साथ तो खैर नहीं रिलेट कर। लेकिन जर्नल जब वो करेंगे तो फिर हम भी कर लें। अगर उन्होंने ना की तो फिर वो शेख साहब थोड़े इंतजार से बैठे हैं तुसी करो। शेख साहब ने अप्रोच कर लिया। आप शादी करें ताकि हम सोचें। चलें, वैसे किस तरह का आप समझती हैं कि एक मर्द को होना चाहिए? मेरा ख्याल है आपके मर्द को, मैं वैसे अगर मर्द को किसी सूरत में देखती हूँ तो वो अपने भाई और बाप की सूरत में देखती हूँ। सूरत इन अ सेंस कि मेरे बाबा और मेरे जो भाई हैं उनकी जो नेचर है वो नेचर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी। शायद एक तो एक लगाव है, एक प्यार है। हाँ। आप यकीन करें, आप मुझे तो इतना इस्टेब्लिश देखते हैं, ये सारा कुछ जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जो भी है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली। मैं तो आप समझे उनके आगे कठपुतली सी हूँ जो आगे आके नाच लेती हूँ, तो पीछे जो मेरे मास्टर माइंड्स है ना वो मेरी मामा और मेरे वो बाबा हैं। Okay. वो रात को रोजाना बिठा के आधे घंटे की मेरी क्लास लेते हैं। ठीक है, मेंटोर है वो मेरे के। ये चीज़ ऐसे है बेटा, वो अपने लाइफ का मुझे एक्सपीरियंस बताते हैं, वो निचोड़ बताते हैं, और वो ऐसा खालिस तरीन निचोड़ होता है जो मेरे अंदर आपको अगर नज़र आता है तो वो टोटली वो नज़र आता है। मेरे बाबा जो हैं वो दुनिया के दी बेस्ट बाबा हैं, मेरे जो भाई हैं दी बेस्ट हैं। रीज़न बताती हूँ, बहुत कोऑपरेटिव, इंतहाई कोऑपरेटिव है। मैं बाबा को बोल दूंगी ना, बाबा सारी दुनिया ये कह रही है, बाबा कहते नहीं कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, गो, कुछ नहीं होगा, आई एम विद यू। और वो उनका सिर्फ यही कह देना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, दैट्स एवरीथिंग फॉर मी इन माई लाइफ। और मुझे लगता है आपके हस्बैंड को आप बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए। वो आपको आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। जैसे लेट्स सपोज एवरीबडी नोज कि मुझे अच्छा लगता है बिजनेस करना, मुझे काम करना अच्छा लगता है, तो उसको पता होना चाहिए कि इसको काम करना अच्छा लगता है, तो उसको उन चीज़ों से प्यार होना चाहिए जिन चीज़ों से मुझे प्यार है। Okay. और मुझे उन चीज़ों से प्यार होना चाहिए जिन चीज़ों से उसको प्यार है। और आपकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, क्योंकि दोस्ती एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें आप हर चीज़ बता सकते हो। आपको क्या फील हो रहा है, आप किसने क्या कहा है, कोई आपकी पर्सनल चीज़ है। लेकिन जब वो एक बिल्कुल एक हस्बैंड वाला बैरियर आ जाता है ना, वो एक मुझे लगता है कि वो बैरियर है, उसमें नहीं आप बता पाते हो। उसमें जो बात हस्बैंड को बतानी है वो आप घर वालों को जाके बता रहे होते हो कि इसको ये कह दो, इसको ये कह दो। तो मुझे लगता है आपका जो भी हस्बैंड है वो आपका दोस्त होना चाहिए। और आपने ये नहीं देखना, जैसे अभी कुछ ना मुझे लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अर्न करती हैं और आपकी मंथली बड़ी मिलियंस में अर्निंग है, तो इसका मतलब है जो आपका हस्बैंड होगा वो फिर आपसे डबल होना चाहिए तब आप शादी करेंगे। तो मैंने उन्हें बोला शादी का खुदा की कसम पैसे से कोई लेना देना नहीं है। इफ़ यू फाइंड समबडी जिसकी मेंटेलिटी आपके साथ मैच करती है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि उसी ने ही आपको देना है, आप दोनों भी सेम पैटर्न पे जा सकते हो, आप उनको अपने अंदर भी एडजस्ट कर सकते हो, आप दोनों मिलकर भी तरक्की कर सकते हो। लेकिन मेंटल पीस होना इज दी बिगेस्ट थिंग। तो मुझे लगता है कि आपका मियाँ आपका दोस्त भी होना चाहिए, और आपने ये नहीं देखना कि कोई बहुत पैसे वाला होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना बहुत बस कोऑपरेटिव होना चाहिए और थोड़ा सा प्यारा होना चाहिए। मैं यही बात करने वाला था। किस तरह की शख्सियत आपको पसंद है, किस तरह का कलर होना चाहिए, किस तरह का कद काट होना चाहिए, क्या पता यहाँ से कोई निकल आए कुछ मेरी बात सुने, अब आप बताना शुरू करें, लोग लिस्ट मैच करें, अच्छा हम में ये है कि नहीं। वही कह रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ से जो है ना वो रिलेट करना शुरू कर दें। किस तरह का, मतलब टॉल हाइट पसंद है आपको? हाँ, मुझे एक टॉल भी नहीं, एक अच्छी हाइट पसंद है, एक अच्छा कलर पसंद है, और ही शुड बी अ बियर्ड मैन। अच्छा, आलू भाई ना हो? नहीं। अच्छा मैम, मुझे अपनी बचपन की कोई ऐसी शरारत बताइए, अभी की हो, जो आपको लगता हो कि यार ये मुझे उम्र भर नहीं भूलनी। मेरे घर में किसी को नहीं पता।
एक दफा ना हम ना जब छोटे थे ना तो ना वो आपको पता है कि उस टाइम पे गैस नहीं होती थी ना, तो वहां पे ना वो आई डोंट नो कुंदरियां शायद उसे कहते हैं, वो ना उन्होंने हमारे घर वालों ने बहुत ज्यादा रखी हुई होती थी। Okay. हमारा जॉइंट फैमिली से, ठीक है। मैं कहती हूँ मनो मन वो होती थी हमारे पास ना, वो स्टॉक की भी होती थी ना। तो मैंने उधर गई, एक दिन मुझे डांटा इन्होंने ना नीचे से, मुझे आया गुस्सा, बड़ी छोटी थी। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ ना इनसे, भाई इन्होंने मुझे डांटा है। मैं गई ऊपर, मैंने पकड़ी माचिस। ओके। और माचिस से ना पहले मैं सोचूं लगाऊं कि ना लगाऊं कि ना, वो ना ऑटोमेटिकली मतलब मुझे नहीं पता चला वो गिर गई। अच्छा अब वो जब गिर गई थोड़ी थोड़ी आग लगी, मुझे बड़ी खुशी हुई, दिल में खुशी हुई, अच्छा आग लगी वो तो करते करते आपको पता है, और वो सारी वो जल गई थी पूरी कुंदरियाँ, और वो आग जो है वो नीचे तक आ गई थी। और फिर घर वालों ने वो पानी और वो बुलाए और बड़ा रोला डला, और सबने पूछा किसने किया, तो मेरे कज़न पे अब नाम आ गया कि उसने किया। अब शायद उन्हें पता चला होगा कि वो उसने नहीं किया था, वो मैंने किया था, क्योंकि आप लोगों ने मुझे डांटा था। ये चीजें भी आप फील करती हैं कि कोई डांटे, कसूर हो या ना हो, तो आपके दिल में बात रह जाती है, कहीं ना कहीं कोशिश करती हैं कि इसको अब मैंने हिसाब बराबर करना है इसके साथ। अच्छा एक आपको एक चीज बताती हूँ, आपका एक ना एज का ना एक पीरियड होता है, तब तक आपको ये चीजें फील होती हैं। जैसे अब सब रिलेट करेंगे, जितने बच्चे हैं बच्चियां हैं कॉलेज में हैं स्कूल्स में, जब आपको कुछ कह देते हैं ना तो आप कहते हो बड़े होके मैं इसको ठीक करूंगा, जब बड़ा हो जाऊंगा ना फिर देखना मैं इसको बताऊंगा। लेकिन जब आप बड़े होते हैं ना, जब आप बड़े हो जाते हैं, आप यकीन करें आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक पेशेंस लेवल आ जाता है, लिटरली आ जाता है। फिर आपको अब मैं ऐसी हूँ कि अगर आप मुझे कुछ भी कह देंगे ना, क्योंकि मैं क्रिटिसाइज भी हम बर्दाश्त करते हैं, सब कुछ है, आप मुझे कुछ भी कह देंगे, आप मेरे सर में फड़ेंगे तो मैं कहूँगी यार कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई वजह ही होगी तो किया होगा। अब मतलब इतना हद तक मेरे अंदर चेंज आ गया। अदरवाइज मैं वो बच्ची हूँ कि जो स्कूल में भी जाके सर सुर फाड़ के घर आ जाती हूँ। अच्छा। लिटरली मैंने एक दफा पेंसिल शॉप की, पीछे एक बच्चा मुझे कह रहा था चीटिंग कराओ, तो मैंने उसे कहा रुको, चीटिंग से मुझे कोई मसला नहीं, चीटिंग मैं करा देती होती हूँ। मैंने उसे कहा सबर करो एक मिनट, उसने सबर नहीं किया, मैंने पेंसिल शॉप की एंड एवरीबडी नोज इन माय फैमिली, सबको पता है इस बात का। मैंने जाके उसके मारी सर में तर 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 तर, चुप करना, उसका ब्लड ब्लड ब्लड। मैं बहुत बच्ची थी उस टाइम, ग्रेड 1 में थी मैं उस टाइम जब मैंने ये हरकत की थी। बड़ा मुझे बाद में अफसोस, अब तो खैर होता है अफसोस, सर फाड़ दिया मैंने उसका। वो बच्चा फिर बेचारा अब किधर है? वो ना बस कांटेक्ट वो ना एक्चुअली ना गांव में स्कूल हमारे अपने होते थे, तो ऐसे समय कोई कुछ उधर कहता नहीं था। लेकिन ये है कि मैंने ये हरकत एक दफा की थी, मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ एग्रेसिव करने वाली, लेकिन मुझे लगता है उस टाइम पे होती है लोगों में, है ना। और कुछ बच्चे होते हैं ना, हाँ, फिर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, फिर आप में इतना पेशेंस होता है कि आप कहते हो काम भी, और आप समझने लग जाते हो चीजों को भी। जैसे एक चीज मेरे बाबा समझाते हैं कि बेटा जो बंदा गर्मी में आएगा ना, वो वैसे ही यहाँ से ऊपर से उड़ा हुआ होगा, वो आपसे बदतमीजी भी करेगा, वो कहेगा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एक आपका टेम्परेचर लेवल, अगर एक बंदा ठंड से आएगा ना, वो काम डाउन होगा, वो के आराम से आपसे बात करेगा। तो आपने ये समझना है कि अगर अगला बंदा आपसे किसी टोन में बात कर रहा है तो पीछे कोई रीजन है, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी हुई होगी। अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वेरी नॉर्मल, जैसे आप नॉर्मल बैठे ना, अब आप नॉर्मल बैठे बैठे मेरे साथ तो नहीं फाड़ देंगे, कुछ होगा तो आप करेंगे ना, वैसे कह रही हूँ। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत सब कुछ गुड है। कुछ उसमें प्रेशराइज हुआ होगा तो वो ये काम करता है। अच्छा, हमारा प्रोग्राम जो है वो अख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो एंड में मेरी प्यारी व्यूअरशिप जो है वो सारे यंग जनरेशन है, वो सारे यंग लोग हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत क्यूट सा प्यारा सा। मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि बेटा जिंदगी इतनी छोटी सी होती है कि आप आंखें बंद करोगे ना तो वो खत्म हो जाएगी, बट अपनी जिंदगी को ऐसा बनाएं कि जब आप बुढ़ापे में किसी अच्छे दरिया के किनारे बैठ के चाय का कप पी रहे हो तो आप रिकॉल कर रहे हो कि यू डिड समथिंग इन योर लाइफ। और कभी नेगेटिविटी को मत सुने, डू वट एवर यू वॉन्टेड टू डू। अगर आपका दिल करता है कि जो कौवा है ना वो पीला है तो फिर वो पीला है, पर बस फिर वो पीला है पीला वो, बस आपने अपने अंदर की क्रिएटिविटी और जो आपके अंदर इंडिपेंडेंट लेवल है आपने उसको आउट करना है, और आपने एक अच्छे वे में रह के, एक मुहज़्ज़ब वे में रह के दुनिया में वो सब कुछ करना है जो सब कर रहे हैं। कभी को पीला बना देना है, बना देना है। अगर आप मैंने बताया, लोग ना बच्चों को डांट रहे होते हैं, एप्पल में रेड कलर क्यों नहीं किया, एप्पल रेड ही होता है, चाहे उसने ब्लैक बनाया। मैंने कहा अगर उसी क्रिएटिविटी में एप्पल ब्लैक है तो फिर है, फिर वो करेगा। अगर आप इसी पॉइंट पे बच्चे को रोक देते हैं ना कि नहीं 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 ये चीज ऐसी नहीं होती ऐसी होती है, वो अपनी क्रिएटिविटी में नहीं आ सकता क्योंकि आपने उसको बाउंड कर दिए, लिमिटेशंस कर दी हैं। क्या पता उसकी इलस्ट्रेशन में एलियंस भी हों, ठीक है, उसकी इलस्ट्रेशन में वो जादूगर थे वो भी हों,
बच्चा है ना, आप उसको सोचने दें, वट एवर ही वॉन्ट्स टू थिंक, उसको सोचने दें एक दफा, उसकी सोचने की हद को मत रोकें। इसी तरह से जो बंदा जो कहता है वो अगर कुछ सोच रहा है उसको सोचने दें, और वो सोचते सोचते ही एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएगा। मैंने सोचते सोचते ही तो वर्कशीट्स बनाई थी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया और बहुत ही अच्छी डिस्कशन हमारी रही। मैं आपका मशकूर हूँ। जी तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमन राव। माशाल्लाह से जितनी खूबसूरत उतनी ही बातों से भी खूबसूरत हैं। बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने हमारे साथ की हैं। बहुत ही अच्छा हमारा प्रोग्राम रहा है। इंशाल्लाह आप सब ने भी भरपूर इंजॉय किया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।